नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर आपके लिए एक बहुत बढ़िया सी कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। कहानी का नाम है माँ का दमा, जिसे लिखा है दीपक शर्मा ने। कहानी पसंद आए तो लाइक करके अपने मित्रों के साथ जिन्हें कहानी सुनना पसंद है शेयर जरूर कीजिएगा और कहानी के विषय में अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी माँ का दमा, जिसे लिखा है दीपक शर्मा जी ने। पापा के घर लौटते ही ताई उन्हें आ घेरती है। इधर कपड़े वाले कारखाने में एक जनाना नौकरी निकली है, सुबह की शिफ्ट में 7 से दोपहर 3 बजे तक। पगार 3,000 रुपया। कार्तिक के मजे से इसे पकड़ सकती है। वह घोंगी? पापा हैरानी जतलाते हैं। माँ को पापा घोंगी कहते हैं। घोंगी 24 घंटे अपनी घूं घूं चलाए रखती है, दम पर दम। पापा का कहना सही भी है। एक तो माँ दमे की मरीज है, जिस पर मोहल्ले भर के कपड़ों की सिलाई का काम पकड़े हुए है। परिणाम, उनकी सिलाई की मशीन की घरघराहट और उनकी सास की हाँफ दिन भर चला करती है। बल्कि हाँफ तो रात में भी उन पर सवार हो लेती है और कई बार तो वो इतनी उग्र हो जाती है कि मुझे खटका होता है। अटकी हुई उनकी सास अब लौटने वाली नहीं। और कौन? ताई हंस पड़ी। मुझे फुर्सत है? पूरा घर ताई के जिम्मे है। 17 वर्ष से जब वे इधर बहू बनकर आई, तब से मेरे दादा की जिद पर 23 वर्षीय मेरे ताऊ उस समय पत्नी से अधिक नौकरी पाने के इच्छुक रहे, किंतु उधर हाल ही में हुई मेरी दादी की मृत्यु के कारण अपनी अकेली दुर्बल बुद्धि 15 वर्षीय बेटी का कष्ट मेरे दादा के कष्ट और बर्दाश्त से बाहर रहा। साथ ही घर की रसोई का ठंडा चूल्हा। हालांकि ताई के हाथ का खाना मेरे दादा कुल जमा 1.5 वर्ष ही खाए रहे और मेरे ताऊ केवल 4 वर्ष। कारखाने में करना क्या होगा? पापा पूछते हैं। ब्लीचिंग। फिर तो माँ को हरगिज वहां नहीं भेजना चाहिए। मैं उन दोनों के पास जा पहुंचा। कपड़े की ब्लीचिंग में तरल क्लोरीन का प्रयोग होता है, जो दमे के मरीज के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। 8वीं जमात की मेरी रसायन शास्त्र की पुस्तक ऐसा ही कहती है। तो चुप कर, पापा ने मुझे डपटा। तो क्या हम सबसे ज्यादा जानता समझता है? मालूम भी है घर में रुपए की कितनी तंगी है। खाने वाले 5 मुंह और कमाने वाला अकेला मैं, अकेले हाथ। डर कर मैं चुप हो लेता हूँ। पापा गुस्से में है, वरना मैं कह देता आपकी अध्यापकी के साथ साथ माँ की सिलाई भी तो घर में रुपया लाती है। परिवार में अकेला मैं ही माँ की पैरवी करता हूँ। पापा और बुआ दोनों ही माँ से बहुत चिढ़ते हैं। माँ उनकी उनके संग व्यवहार ताई की तुलना में माँ उनके संग व्यवहार बहुत ही रूखा और कठोर करती है, जबकि ताई हमेशा माँ पर अपना लाड उड़ेलने को हर दम तत्पर रहती है। माँ कहती है ताई की इस तत्परता के पीछे उनका स्वार्थ है, पापा की आश्रिता बने रहने का स्वार्थ। मैं वहाँ नौकरी कर लूंगी दीदी, घर के अगले कमरे में अपनी सिलाई मशीन से माँ कह उठी। मुझे कोई परेशानी नहीं होने वाली। रिश्ते में माँ ताई की चचेरी बहन है। पापा के संग उनके विवाह की करण कारक भी ताई ही रही। 13 वर्ष पूर्व ताऊ की मृत्यु से एकदम बाद। वहां जाकर मैं अभी पता करता हूँ। पापा बोले। नौकरी कब शुरू की जा सकती है? अगले दिन से माँ ने कारखाने में काम शुरू कर दिया। मेरी सुबह अब खामोश हो गई, माँ की सिलाई मशीन की तरह। और शाम 3 बजे के बाद जब हमारा सन्नाटा टूटता भी है, तो भी हम पर अपनी पकड़ बनाए रखता है। थकान से निढाल माँ न तो अपनी सिलाई मशीन ही को गति दे पाती है और न ही मेरे संग अपनी बातचीत को। उनकी हाँफ भी शिथिल पड़ रही है। उनकी सांस अब न पहले जैसे फूलती है और न ही चढ़ती है। माँ की मृत्यु का अंदेशा मेरे अंदर जड़ जमा रहा है, मेरे संत्रास में, मेरी नींद में, मेरे दुस्वप्न में। फिर एक दिन हमारे स्कूल में आधी छुट्टी हो गई। स्कूल के घड़ियाल के हथौड़िए की आकस्मिक मृत्यु के कारण। जिस ऊंचे बुर्ज पर लटक रहे घंटे पर वह सालों साल हथौड़ा ठोकता रहा है, वहां से उस दिन रेसेस की समाप्ति की घोषणा करते समय वो नीचे गिर पड़ा। उसकी मृत्यु के विवरण देते समय हमारे क्लास टीचर ने अपना खेद भी प्रकट किया और अपना रोष भी। पिछले 2 साल से बीमार चल रहे उस हथौड़ियों को हम लोग बहुत बार रिटायरमेंट लेने की सलाह देते रहे, लेकिन फिर भी वह रोज स्कूल चला आता रहा। घंटा बजाने में हमें तो कोई परेशानी होने वाली थी नहीं। स्कूल से मैं घर नहीं जाता, माँ के कारखाने का रुख कर लेता हूँ। माँ ने भी तो कह रखा है उधर कारखाने में काम करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती। माँ के कारखाने में काम चालू है। गेट पर माँ पता पूछने पर मुझे बताया जाता है वे दूसरे हॉल में मिलेंगी, जहाँ केवल स्त्रियां काम करती है।
जिज्ञासावश मैं पहले हॉल में जा टपकता हूँ। ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग में गट्ठों में कसकर लिपटाई गई ओटी हुई कपास मशीनों पर चढ़कर तेजी से सूत में बदल रही थी, तो दूसरे भाग में बंधे सूत के गट्ठर करघों पर सवार होकर सूती कपड़े का रूप धारण कर रहे हैं। यहाँ सभी कारीगर पुरुष थे। दूसरे हॉल का दरवाजा पार करते ही क्लोरीन की तीखी बू मुझसे आन टकराई। भाप की तरह कई ताप तरंगों से मेरी नाक और आंखें बहने लगी। थोड़ा प्रकृतिस्थ होने पर देखने लगा तो भाप एक चौकोर हौज से मेरी ओर लपक रही है। हौज में बल्लों के सहारे सूती कपड़े की अट्टियां नीचे भेजी जा रही है। हॉल में स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। उन्हीं में से कुछ ने अपने चेहरों पर मास्क लगा रखे हैं, ऑपरेशन करते समय डॉक्टर और नर्सों जैसे। मैं उन्हें नजर में उतारता हूँ। मैं एक कोने में जा खड़ा होता हूँ। हॉल के दूसरे छोर पर भी स्त्रियां जमा है, कपड़े की गठरियां खोलते हुए, थान समेटती हुई। माँ भी वही है। उन्हें मैंने उनकी धोती से पहचाना, उनके चेहरे से नहीं। उनका यह चेहरा मेरे लिए नितांत अजनबी है, निरंकुश और दबंग। उनके चेहरे की सारी मांसपेशियां ऊंची तान में हैं, ठुड्डी जबड़ों पर उछल रही है, नाक और होठ गालों पर, और आंखों में तो ऐसी चमक नाच रही है मानो उनमें बिजलियां दौड़ रही हो। मैं माँ की दिशा में चल पड़ा। तुम बहुत हंसती हो कार्तिकी, रौबदार एक महिला आवाज माँ को टोकती है। माँ हंसी। माँ हंसती है? बहुत हंसती है? उनके पास इतनी हंसी कहाँ से आई? या उन्हीं के अंदर रही है हंसी, जिसे उधर घर में दबाए रखने की मजबूरी ही खांफ का रूप ग्रहण कर लेती है? चलो, रौबदार आवाज माँ को आदेश दे रही है। अपने हाथ जल्दी जल्दी चलाओ, ध्यान से, कायदे से। कपड़े में तनिक भी सूफ नहीं रहना चाहिए। ब्लीचिंग के लिए आज ये सारा माल उधर जाना है। भगवान भला करे। एक उन्मुक्त वाक्यांश मुझ तक चला आता है। यह शब्द चयन माँ का है। यह वाक्य रचना माँ दिन में कई बार दोहराती है। पापा की हर लानत पर, बुआ की हर शिकायत पर, ताई की हर हिदायत पर। किसका भला करे? माँ की एक साथिन माँ से पूछती है। इस तानाशाह का? सबका भला करे, माँ की दूसरी साथिन कहती है। लेकिन इस कार्तिकी की जेठानी का भला ना करे, जिसने देवर के पीछे पति को स्वर्ग भेजकर इसके लिए नरक खड़ा कर दिया है। लेकिन अब वह नरक मैंने औंधा दिया है, माँ कहती है। वह नरक अब मेरा नहीं है, उसका है। मेरा यह कारखाना है, मेरा स्वर्ग। विचित्र से एक असमंजस मुझसे आन उलझा है। एक अनजानी हिचकिचाहट मुझ पर घेरा डाल रही है। माँ से मैं केवल 2 कदम की दूरी पर तो हूँ, लेकिन मेरे कदम माँ की ओर बढ़ने के बजाय विपरीत दिशा में उठ लिए हैं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी माँ का दमा, जिसे लिखा है दीपक शर्मा जी ने। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, मिलती हूँ जल्दी एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।